सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। काफ़ी टॉपिक्स आपको मालूम है कि हम लोग ने डिस्कस भी कर लिए जो 2026 के आए हुए हैं, और भी कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं वो धीरे धीरे हम लोग करके कर रहे हैं ताकि आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल जाए उस पर और काम करने का, और बाद में भी थोड़ा रिवीजन करने का समय मिलता चला जाए। तो आज उसी कड़ी में जो टॉपिक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी जो है वैसे बेसिकली हम लोग इसको थोड़ा सा इजी टॉपिक की तरह ही कंसिडर करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हम ये कह सकते हैं, लेकिन कई बार इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। इस बार भी आप देखेंगे इसके अंदर एक दो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स भी आती हैं जिसको आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन अगर दूसरे एंगल से सोचा जाए, कुछ लॉजिक लगा के सोचा जाए तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो कौन सी ट्रिक्स हैं, किसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ गया था, ये सारे क्वेश्चंस अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे और हर चीज, छोटी से छोटी चीज भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। हेलो हेलो हेलो। तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन हम लोग, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर इसको करते हैं, और इजी क्वेश्चन है ये। वर्क एनर्जी पावर में बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। A body of mass 2 kg is moving along x direction such that displacement as a function of time। जो डिस्प्लेसमेंट है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसमें गिवन है, और कितना गिवन है देख लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू एल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा एम। ठीक है ना, m जो है वो मीटर में लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू देखिए 1 दी हुई है। अल्फा भी 1, बीटा भी 1 और गामा भी 1। तो वर्क डन हमसे पूछा गया है कब, 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स में। तो क्या करेंगे इसको, तो पहले तो वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा बीटा, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। टी प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। तो जो x है हमारा वो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो विल गेट द वेलोसिटी। तो इफ वी डिफरेंशिएट dx by dt we get the velocity which is equal to 2t plus 1। so velocity is 2t plus 1, then the velocity is a function of time। now what we will do, we are using the work energy theorem। the work energy theorem, it says that the work done will be equal to change in kinetic energy, so half mv square final minus half m v initial, ये लिख देंगे, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो आराम से, फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइनल और इनिशियल का मतलब केवल t इक्वल टू 3 सेकेंड्स फाइनल हो गया, और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के लिए हम 1 लिख देंगे। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो जरा देख लेते हैं वेलोसिटी 2 पे कितनी है। 2 पे कितनी है, ये वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और 3 पे देख लेते हैं कितनी है, तो 6 प्लस 1 7, तो ये वैल्यू आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड एंड 7 मीटर पर सेकेंड, दीज आर द स्पीड, एंड वी हैव टू जस्ट पुट इट हियर। तो 1/2 मास हमें 2 kg दिया, ये कॉमन ले लिया, इसका आपने स्क्वायर कर दिया तो 49 माइनस 25, ये कैंसिल हो गया और ये आपके पास 24 आ गया। तो 24 जूल जो है ये हमारा आंसर आ जाता है, और ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। एक और मेथड है जो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको फोर्स मिलेगा। फिर फोर्स आपको आ जाएगा, और फोर्स देखिए यहाँ पे वैसे कांस्टेंट ही आएगा। फिर आप उसको, ये जो x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, इसके साथ सॉल्व करोगे, फिर आपको आंसर मिलेगा। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, और ये सबसे इजी प्रोसेस है, और ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए, मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन का क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो क्वेश्चन पूरा हमें पेशेंस के साथ पढ़ना है और फिर इसको करना है, ठीक है ना। तो ये मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाएंगे, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमें मालूम है कि सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए कितनी वेलोसिटी जरूरत है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब स्मॉल बॉब ए एम इज अटैच टू द मासलेस स्ट्रिंग रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो एक रॉड है जो कि 1 मीटर लेंथ की है, और ये एंगल यहाँ से 60 डिग्री गिवन है। ये डायग्राम आपको बना हुआ है।
pivoted at a point P and kept at an angle of 60 degree with the vertical as shown in figure. At a distance 1 meter below the point P and incline an identical ball bob B, ये identical का मतलब है ये भी M है और ये भी M है, एक ही तरह के हैं, is kept at rest और ये रेस्ट पे रखा हुआ है, यानी अभी इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. On a smooth horizontal surface मतलब कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, यानी फोर्स करेगा उसके बाद कंजर्वेटिव. Extend to the circular track of radius r if the bob B just managed to complete the circular bend. देखिए इन्होंने लिख दिया just manage. just manage का मतलब है कि just complete the circle of radius r up to the point Q after being hit elastically. तो देखिए इलास्टिकली भी हिट हो रहा है ये और सर्किल भी कंप्लीट करना है. दो तीन चीजें उन्होंने एक साथ आपसे पूछ ली है. तो एक इलास्टिक की कंडीशन हमें मालूम होती है, तो पता है तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, वरना फिर आपको और आगे उसके कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अब आप हमें ये बताइए कि इसको अगर सर्किल को कंप्लीट करना है तो इस बी वाले की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. बी वाले की व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी टू जस्ट कंप्लीट द सर्किल इज रूट ओवर 5 होती थी. रूट 5g इंटू आर रेडियस है, g ग्रेविटी है और 5 जो है पता ही हम लोग को. तो अगर टकराने के बाद ए के कोलिजन के बाद जो बी जो है वो अगर इस वेलोसिटी से मूव करेगा तो सर्किल कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर क्या है, बी या ए यहां पर है तो इसका कोलिजन होगा, यहां पर इसका यहां पर क्या होगा, कोलिजन होगा. तो ये अभी कितनी हाइट पर है, हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये यहां पर अभी है और जब ये नीचे की तरफ घूमता हुआ आएगा तो इस जगह पर जब ये आ जाएगा तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी होगी. तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फिलहाल बी वी ए और ये वेलोसिटी आप लिख लीजिए वी बी. ठीक है, ये बी की वेलोसिटी है कोलिजन के बाद और ये ए की वेलोसिटी है कोलिजन के पहले. अब जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 1 मीटर, तो ये लेंथ कितनी आ गई यहाँ से, ये लेंथ कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई 1/2. कितनी आ गई 1/2 और ये टोटल लेंथ कितनी है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2. तो 1/2 ठीक है ना, बिल्कुल सीधी सी मैथ से. ये 1 ये 60 तो ये 1 cos 60 हाफ होता है तो ये 1/2 हो गया और ये टोटल लेंथ 1 है तो ये उसको आधा हो गया. ठीक है, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 0. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वी आर यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, टेंशन की वजह से वर्क डन इसमें 0 है. वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लग रहा है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mg 1/2. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमें फाइंड करनी है हाफ एम वी ए स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि इसको यहाँ से होल्ड करके छोड़ा गया था, इसको पकड़े हुए थे और फिर यहाँ से छोड़ दिया हमने. तो ये एम से एम कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई. तो वी इज हाउ मच, रूट ओवर जी, ठीक है ना, G1, ठीक है ना, तो रूट ओवर जी आ गया हमारे पास. अब ये वैल्यू आ गई वी ए की वैल्यू. तो कोलिजन के ठीक पहले ए जो है इस बी से जो है टकराता है कितना, रूट जी से. और क्योंकि कोलिजन अब परफेक्टली इलास्टिक है तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होता था, आइडेंटिकल भी है, ये मास m ये मास m, इसकी वेलोसिटी v. अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो ये वेलोसिटी इनकी क्या हो जाती थी, इंटरचेंज हो जाती थी, इंटरचेंज हो जाती थी. आइडेंटिकल है, इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती थी. तो यही काम यहाँ पर भी होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है यहाँ से जब इसका कोलिजन करेगा तो अभी इसकी जो वेलोसिटी है रूट ओवर जी, यही वेलोसिटी किसके बराबर हो जानी चाहिए, रूट ओवर 5gr के बराबर होना चाहिए. बस हो गया प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व, हम लोग का सॉल्व कर लीजिए. आ गया इसका आंसर, तो कितना आ गया, फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन वी ए इक्वल टू वी बी, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो रूट ओवर जी विल बी इक्वल टू रूट ओवर 5gr. तो ये हटा दिए यहाँ से, तो 1/5 इक्वल टू आर आ गया. तो 1/5 मीटर जो है ये आर की वैल्यू हो जाएगी. देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है. ठीक है ना, रेडियस पूछा गया तो पॉइंट कितना आ गया यहाँ से 1/5 आर आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/5 आर, 1/5 आर, 1/5 ही आ सीधी सीधी. आर की वैल्यू जो है वो 1/5 आ गई, यानी L/5 आ गई. L लेंथ थी, L लेंथ जो है 1 मीटर दी हुई है.
तो इसमें जो है मतलब हम लोग ने क्या करा, तीन पार्ट है इसके कि भाई एक हिस्सा ये है कि पहले ये किस वेलोसिटी से टकराएगा, फिर ये पार्ट है कोलिजन का, कोलिजन होगा तो उसमें इलास्टिक कोलिजन की वजह से हमने कंडीशन लिखी, फिर कितनी कंडीशन इसके पास आ जाए, कितनी वेलोसिटी आ जाए कि ये सर्किल को क्या करे, कंप्लीट कर ले। तो ये तीन अलग अलग हिस्से इसके हैं और इनको हमने फिर एक साथ सॉल्व किया, ठीक है ना, और कॉन्सेप्चुअली इसी तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये वाला, ये भी मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन का है, इस बार क्वेश्चंस अच्छे आए हैं मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन में। इन केस ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल बाय द thread of length r, if the tension in the thread is 0 at an angle of 30 degree shown in figure, the velocity at the bottom a, आपसे इसकी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे है जैसे देखिए इधर की तरफ यहाँ से नीचे एक थ्रेड लगा हुआ है और एक बॉब यहाँ लगा हुआ है, हम इसको कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, तो वेलोसिटी जब देंगे तो ये ऊपर जाएगा, धीरे 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 ऊपर जाएगा, और अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को क्रॉस करके ऊपर चला गया तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी, इसकी जो टेंशन है वो क्या होगी, कम होने लगेगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इसकी टेंशन जीरो हो जाएगी। टेंशन जब जीरो होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी वहां पर होगी लेकिन टेंशन जीरो हो जाएगी। ये थ्योरी का पार्ट है, क्यों होती है कैसे होती है सब हम लोग को पता है। तो अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें जरा। तो बताइए यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पर अगर आप देखो तो ये टेंशन लग रहा होगा इधर की तरफ टी, और वो कह रहे हैं कि टेंशन जीरो हो जाए, अभी हम केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और इधर इसका क्या लग रहा है एम जी, ये एंगल कितना है 60, तो ये वैल्यू आ गई एम जी कॉस 60। तो टी प्लस एम जी कॉस 60, टी प्लस एम जी कॉस 60 should be equal to mv square by r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इस पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी कितनी लिख लेते हैं, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द वेलोसिटी इज vb, है ना, और इस पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी लिख लेंगे va। तो एट अ पॉइंट b द टेंशन बिकम्स जीरो एंड द वेलोसिटी vb, और कितनी वेलोसिटी vb होगी वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, कीपिंग द टेंशन जीरो। तो यू विल गेट mm कैंसिल हो जाएगा, दिस mg cos 62 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, कैंसिल हो गया, ये r लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई vb की, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई gr बाय 2, इस पूरे का रूट कर दिया, यू विल गेट वेलोसिटी vb, ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब हमें a पे वेलोसिटी निकालनी है, b तो वो पॉइंट है वहां की वेलोसिटी जहां पे टेंशन जीरो है, वो कह रहे हैं नीचे से फेंके कितनी, किस स्पीड से हम इसे प्रोजेक्ट करें या इसको फेंका जाए कि ये धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी और वहां जाके पहुंच जाएगी। क्योंकि सारे फोर्सेस में कंजर्वेटिव हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फर्दर वी आर यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, फर्दर हम लोग यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। तो लेट अस सपोज द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज va एंड हाउ मच द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी। तो जरा इसको हम लोग देखें यहाँ पर, तो देखिए ये हाइट तो r हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और ये हाइट हमें यहाँ तक निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हाइट कितनी होगी जरा देख लेते हैं यहाँ से, इसको आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो ये हाइट कितनी है बताइए, ये वाली जो हमारा पार्ट है, तो ये तो r हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये r हो गया, और ये है कितनी l, और ये कितनी है l sin 30, तो ये r sin 30 हो गई, तो ये वैल्यू कितनी होगी l मतलब r की वैल्यू। तो ये हाइट, टोटल हाइट जो ग्रेविटी से ऊपर गया है, अगेंस्ट ग्रेविटी गया है, वो एक्चुअली में r प्लस r sin 30 है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारी कौन सी है, फाइनल बी पर है और इनिशियल ए पर है, याद रखिएगा, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। इस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो नेगेटिव है, टेंशन की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा क्योंकि टेंशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं होगा, केवल ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होगा, और जो कि नेगेटिव है क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं इसमें। तो यू कैन राइट हियर माइनस एम जी, सब ये ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस है कब प्लस है, r प्लस r sin 30 will be equal to final kinetic energy which is equal to half mvb square माइनस हाफ mva square, उल्टा नहीं लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखते हैं।
तो इतना कैलकुलेशन हमें बस और करना है, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो पहले हम लोग क्या करेंगे, m से m को कैंसिल कर दीजिए, मास कैंसिल कर दीजिए, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस जी, ये वैल्यू आ जाएगी 3r/2, ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 1/2 हाफ होती है, तो ये 3r/2 आ गया हमारे पास, इक्वल टू इसमें से भी आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, जीबी की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए, वेलोसिटी जो हमें दी है वीबी की वैल्यू, रूट ओवर GR/2 स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट GR/2 माइनस VA स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी एक ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, और ये आप इधर शिफ्ट कर देंगे इसे तो -3GR, और उधर भी शिफ्ट करेंगे तो ये -GR/2 इक्वल टू माइनस VA स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितने वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम लेंगे तो ये 6 और ये +1, याद रखिए दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे, तो वैल्यू आ गई 7GR/2 पूरे का रूट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा देखिए इसमें करेक्ट हो गया, तो रूट ओवर 7/2 GR ये ऑप्शन करेक्ट है। हो गया क्वेश्चन आराम से, इजी क्वेश्चन था वैसे, डिफिकल्ट नहीं था। तो बच्चों देखते हैं ये अगला सवाल, ये हमें जो है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसमें बताना है क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पोजीशन r1 टू r2 अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड F, द वर्क डन बाय द फोर्स इज W माइनस इंटीग्रल ऑफ r1 r2 F डॉट dr, ये दिया हुआ है हमें। तो बताइए जो वर्क डन है, तो वर्क डन में माइनस साइन नहीं आता, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F डॉट dr हो जाता है, बस यही फॉर्मूला होता है देखा जाए वर्क डन का। ये माइनस साइन उन्होंने लगा रखा है, इसलिए ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ये तो बच्चों गलत ही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ, तो एक कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग पाथ से दूसरी जगह पे जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, therefore the amount of the work done by the object changes with the path it follow for the conservative। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो हर रास्ते से जाने के लिए अलग अलग उसे वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, कंजर्वेटिव फोर्स अगर लगता है तो ये जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और अगर दो पॉइंट हैं हमारे पास, कोई भी दो पॉइंट हैं और कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू अगर आप गए हैं तो सब जगह वर्क डन कैसा होगा, सेम होगा। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया और फर्स्ट भी फॉल्स हो गया, तो दोनों फॉल्स हैं, तो ये बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जेईई एडवांस में भी पहले इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उससे चेंज है, ठीक है ना। थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा हम लोग को क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहे हैं, बीड पी है, यहाँ पर देखिए एक बीड लगी हुई है पी पॉइंट पर, जहां से एंगल इसका कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना। कंपोनेंट और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वेलोसिटी v है, और यहाँ पर एक q है उसकी भी वेलोसिटी v है। वर्टिकल प्लेन है, याद रखिए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन है, तो इसको हमने v वेलोसिटी से दिया, फ्रिक्शन लेस है, कहीं फ्रिक्शन नहीं धर गया। और एक p पॉइंट पर यहाँ पे जो है एंगल 45 है, इसकी इस मोमेंट पे वर्टिकल डायरेक्शन सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस b तक जाने पर टाइम किसको कम लगेगा, कौन सा टाइम कम होगा। तो अब आप देखिए ये जो पार्ट है हमारे पास, कैसे करेंगे इसमें, देखिए इसका ये डिस्टेंस कम है, ये ऑलरेडी आगे आ चुका है थोड़ा सा, यहां से देखिए ये ऑलरेडी इतना आगे, इतना आगे ये, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये 45 डिग्री है, तो ये आगे यहाँ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया, और ये बाकी का भी 45 डिग्री बचा। ध्यान से सुनिएगा, लॉजिक थोड़ा बता रहे हैं आपको। तो इस बीच में यहां से लेके उसे जो बी तक जाना है, यहां से जो बी तक जाना है, इसमें इसमें आधे से ज्यादा डिस्टेंस, आधे से ज्यादा डिस्टेंस इसने ज्यादा स्पीड के साथ मूव किया है। इस पॉइंट के बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि नीचे का एक्सेलरेशन आ रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी v से, यहां तक हमेशा, यहाँ पे फर्दर ही आ जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी v हमेशा, जो स्पीड है हमेशा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो स्पीड है वो हमेशा ज्यादा रहेगी v से, और ये थोड़ा सा हिस्सा बचता है, यानी इस पूरे का ये आधा है हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें इसकी स्पीड जरूर कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल इसकी जो एवरेज स्पीड है, क्योंकि ज्यादा हिस्से में एवरेज स्पीड ज्यादा है, तो इस थोड़े हिस्से की वजह से ओवरऑल एवरेज स्पीड ज्यादा रहेगी। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ p इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ q, q की जो एवरेज वेलोसिटी है उससे p की एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि p ने डिस्टेंस भी कम किया है, और आधे से ज्यादा डिस्टेंस जो है, मतलब समझिए डबल डिस्टेंस उसने, उसकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा भी रही है। ये आगे समझ में हम लोग को, ठीक है ना।
अब अगर हमें टाइम निकालना होता है तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है एक्स अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। याद रखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज फॉर एवरेज, ठीक है ना। ये टी पी लिख लीजिए। इसी तरह से हम टी क्यू लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू हमने लिखा एक्स, ठीक है ना, पी के लिए लिख रहे हैं तो ये एक्स पी के लिए हमने लिखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमने लिखा एक्स क्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वी क्यू लिखा। अब आप बताइए डिस्टेंस कितने हॉरिजॉन्टल ज्यादा ट्रेवल करना है, इस क्यू वाले को ज्यादा करना है ट्रेवल, तो एक्स क्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एक्स पी है। बताइए ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, जबकि इस पी वाला पॉइंट तो ऑलरेडी इसके आगे है थोड़ा सा, तो उसको केवल यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है पी का वो कम है एज कंपेयर टू, ठीक है ना। तो आप बताइए इसमें अगर देख के यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम किसको कम लगेगा, जिसका ये वाला कंपोनेंट कम हो और ये वाला ज्यादा हो। तो आप बताइए इस केस में अगर आप देखें यहाँ पर टी की वैल्यू अगर हम इसकी बात करें, पी वाले की बात करें, तो जो एक्स की वैल्यू है एक्स पी का ये जो डिस्टेंस है ये कम है, ये वाली वैल्यू कैसी है, कम है। तो ये वैल्यू अगर आप लेस लिखेंगे तो एक्स पी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ये कम हो रही है, क्योंकि न्यूमिनेटर डिक्रीज कर रहा है इसलिए जो टी है वो भी डिक्रीज करेगा। लेकिन जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म कौन सा है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी वाला टर्म देखिए इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है। डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करेगा तो वैल्यू इंक्रीज करती है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज ही कर जाएगी। एक्सपी डिक्रीज कर गया, टीपी इंक्रीज कर गया, तो ओवरऑल ये क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। दैट्स व्हाई द टीपी इज लेस देन टी क्यू आ जाएगा। तो टीपी इज लेस देन टी क्यू, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस केस में करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लॉजिक से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और ये एडवांस में आया हुआ इसी तरह का एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हो जाता है, ऐसे ही बिना पेन को लिखे आप तब भी इसको बता सकते हैं। इसमें देखिए पूछ रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ गिवन है, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बना है, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ ये बना हुआ है और ये एक्स लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। तो एक्चुअली में इसका जो स्लोप है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि माइनस साइन भी आता है वो छोड़ दीजिए। अब आप बताइए इसमें सबसे जल्दी मैग्नीट्यूड हम किसका निकाल सकते हैं, CD का निकाल सकते हैं। तो आप देखिए CD का जो मैग्नीट्यूड है, CD का जो स्लोप है वो कितना है यहाँ पर 0, तो CD का स्लोप अगर 0 है तो F ऑफ CD की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी ये वैल्यू इसका स्लोप कैसा है 0, तो F ऑफ CD 0 हो गया। अब आप देख लीजिए इसका स्लोप निकालना है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसका, ये भी 1 ये भी 1 तो ये 1 आ गया। इधर आ जाइए इस लाइन का देखें, ये 1 है और ये कहाँ पर लगा हुआ है 4, और ये ठीक है ना, तो 1 से 4 ये हो गया 3 और ये 1, तो इसका स्लोप कितना आ गया 3, इसका स्लोप कितना आ गया 0, और इसका स्लोप कितना आ गया, ये 1 है और ये 2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2, ये 1/2 आ गया। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, BC का है, तो सबसे ज्यादा स्लोप हमारे पास पहले BC का होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन हट गया, दूसरा BC का आ गया, फिर दूसरा वाला स्लोप हमारे पास किसका है, AB का है, फिर हमारे पास AB वाला आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, लास्ट ऑप्शन देखिए सही हो गया, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप देखते हैं इमीडिएट, तो देखिए CD वाला जो हिस्सा है, CD वाले इसका स्लोप दिख रहा है 0, यानी इस केस में फोर्स कितना है 0, तो फोर्स देखिए CD एक ही लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं लिखा, तो आप अगर यही देखते हैं यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया जो सबसे कम है, तो ये हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात पूछ कर रहे हैं, नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं बनता। सो बच्चों इतने ही क्वेश्चंस आए थे वर्क एनर्जी पावर के, हम लोगों ने सारी क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। आपसे उम्मीद है कि कुछ समय के बाद इन क्वेश्चंस को आप दोबारा लगाइए। अगर आपसे क्वेश्चंस हो जाते हैं पहली बार में समझ के साथ, तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस इसी तरह के लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होते तो डेफिनेटली थोड़े और क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और इस तरह से आपका जो चैप्टर है स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको कोई हमारी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह से कोई एकेडमिक हेल्प चाहिए, तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ के रहिए, फ़ायदा होगा आपका। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।